हेलो स्टूडेंट। मैं शिवम शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आए हैं और हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ जो है कि गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं आप लोगों को। चलिए हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेशन को। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, प्रतीक किससे संबंधित है। यहाँ प्रतीक की इंग्लिश जो होगी वो होगी सिंबल। सिंबल किससे संबंधित है, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप उत्तर दें। तो देखिए, प्रतीक किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। किसी संदेश के प्रेषर से। अब सिंबल क्या होता है, सिंबल एक कोई वस्तु होती है, कोई चित्र होता है, कोई विशेष चिन्ह होता है जो किसी विशेष धर्म समूह का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक। प्रेशर क्या है, प्रेशर का अर्थ होता है कम्युनिकेशन। प्रेशर का जो अर्थ होता है वो होता है भेजना या कम्युनिकेशन करना। हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे चीजों को भेजते हैं या कैसे उसको समझने या समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा परिवार 1956 के अधिनियम अधिनियम किया गया था। 1956 में किस परिवार को जो है कि मान्यता प्राप्त हुई। चार ऑप्शन है आपके सामने, आप उत्तर दें। तो देखिए, इसका भी ऑप्शन नंबर 1 सही है, अभिग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम। ठीक। अब हम थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सबको। 1956 में इसको अधिनियमित किया गया था। दहेज निषेध अधिनियम, इसको किया गया था 1961 में। हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में। और इसी हिंदू विवाह अधिनियम में ही जो है कि विवाह विच्छेद को पहली बार स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अनुमति मिली। चौथा ऑप्शन है विशेष विवाह अधिनियम, इसका इसको जो है कि 1954 में किया गया था और इसमें अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्राप्त किया गया था। ठीक। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक संस्कृति के उदाहरण हैं। इन चारों ऑप्शन में से भौतिक संस्कृति के उदाहरण कौन है, इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी। क्या है ए और बी, देख लेते हैं। संस्कृत के पहलू जो उत्पादन व मानव कृतियों के उपयोग को नियंत्रित करते हैं। दूसरा क्या है, भौतिक उत्पादन वास्तव में समाज द्वारा उत्पादित किया जाता है। ये दोनों भौतिक संस्कृत हैं। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक समाजशास्त्री है ऑकबर्न। ऑकबर्न जो है दो प्रकार की संस्कृति बताते हैं। इनकी एक पुस्तक है कल्चरल चेंज, इसमें दो प्रकार की संस्कृति बताते हैं। पहली संस्कृति है भौतिक संस्कृति, दूसरी अभौतिक संस्कृति। ठीक। भौतिक संस्कृति के बारे में जान लेते हैं। यह भौतिक संस्कृति जो होती है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यह मूर्त होती है। अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है। यहीं ये एक अवधारणा देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवधारणा है और एग्जामों में भी हर बार लगभग पूछा ही जाता है, किसी न किसी एग्जाम में आ जाता है। अवधारणा है कल्चरल लैग का। कल्चरल लैग क्या होता है, तो ऑकबर्न बताते हैं अपनी पुस्तक सोशल चेंज में, ये बताते हैं कि जब भौतिक संस्कृति बहुत तेजी से परिवर्तित होकर आगे बढ़ जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे छूट जाती है, तो इन दोनों के बीच इतना गैप हो जाता है, इसी गैप को जो है हम क्या कहते हैं, कल्चरल लैग कहते हैं। ठीक। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो है कि हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द वर्चुअल कम्युनिटी। द वर्चुअल कम्युनिटी किसकी पुस्तक है। चार ऑप्शन है आपके पास, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, हरवर्ड रेनगोल्ड का। हरवर्ड रेनगोल्ड जो है द वर्चुअल कम्युनिटी नामक पुस्तक लिखी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जिस प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी द्वारा आंकड़ों का संचयन करने, साझा करने व विश्लेषण करने की लागत को कम किया जाता है उसे माना जाता है। क्वेश्चन को समझेंगे। ये कह रहा है कि ऐसी प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें प्रौद्योगिकीकरण में आंकड़ों को संचय करने, उसको साझा करने और विश्लेषण करने में लागत को कम किया जाता है, जिसकी वजह से खर्च कम हो जाए, समय कम हो जाए। ठीक। वो क्या है, किस वजह से ये होता है, तो वो होता है डिजिटलीकरण की वजह से।
आज जो है कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी चीज़ों को कम समय में और कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा जो है उपयोग और उससे लाभ लिया जा सकता है। ठीक, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था यूजीसी नेट के। क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित शहरी क्षेत्र के स्वरूप को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। अर्थात ये 4 शहरों के नाम दिए गए हैं, 4 टाइप के शहर के नाम दिए गए हैं, और इसको जो है कि बढ़ते क्रम में लगाना है। देखिए पूरा ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। हम देख लेते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। जनसंख्या के आधार पे इसको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है जनसंख्या के आधार पे। हम देख लेते हैं नगर। नगर मतलब सिटी, इसकी इंग्लिश होगी सिटी। सिटी किसको कहेंगे? सिटी जो है 10 लाख मतलब 1 मिलियन, 1 मिलियन से कम जनसंख्या जहाँ निवास करती है उसको नगर कहते हैं। महानगर, महानगर को हम कहते हैं मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी क्या है कि 10 लाख या 1 मिलियन से ज्यादा जनसंख्या जहाँ निवास करती है उसको महानगर कहते हैं। इसके बाद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेगा सिटी। सबसे पहले कौन आता है? नगर, सिटी, मेट्रो सिटी, फिर मेगा सिटी। मेगा सिटी में 10 मिलियन या 10 मिलियन से प्लस जनसंख्या, 10 मिलियन या 10 मिलियन से ज्यादा जनसंख्या जिस क्षेत्र में निवास करती है उसको मेगा सिटी कहते हैं। और सबसे जो बड़ा होता है वो मेटा सिटी होता है। मेटा सिटी की जो औसत मान है वो है 20 मिलियन जनसंख्या होनी चाहिए, या 20 मिलियन से ज्यादा जनसंख्या हो, उसे मेटा सिटी कहते हैं। आई होप ये चीजें समझ में आ गई। इसको आप सीक्वेंस बना लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछे ही जाते हैं, और यूजीसी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए फिर हम आते हैं अगले नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शहरीकरण जीवन की एक शैली व निर्धनता की संस्कृति से संबंध है? कौन जो है ये कोटेशन दिया था? 2 कोटेशन है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ 2 कोटेशन है, शहरीकरण जीवन की शैली है और दूसरा कोटेशन है निर्धनता की संस्कृति। इसकी उदाहरण किसने दी थी? इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? तो इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन सही होगा ऑस्कर लेविस और लुई बर्थ। लुई बर्थ और ऑस्कर लेविस, ये। चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। शहरीकरण जीवन की शैली है। लुई बर्थ जो है ये शहरीकरण की विशेषता बताते हैं और कहते हैं शहरीकरण क्या है? जीवन की शैली है। और शहरीकरण की विशेषता में 3 विशेषता मुख्यतः बताते हैं: विषमता, निर्भरता और दिखावा। क्या होता है शहर में? क्या होता है? विषमता होता है। सबसे ज्यादा विषमता कहाँ होती है? शहर में निवास करती है। निर्भरता होता है, शहर जो है अपने आप में निर्भर होते हैं। और दिखावा होता है, वहाँ के लोग रियलिटी पे नहीं दिखावा पे भरोसा करते हैं। और निर्धनता की संस्कृति के बारे में कौन बात करता है? तो बात करते हैं ऑस्कर लेविस। ऑस्कर लेविस जो है मैक्सिको का अध्ययन करके, मैक्सिको में जो है कि गरीब समुदाय का अध्ययन करते हैं और वहाँ पे निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा देते हैं। दरअसल गरीबी समुदाय की अवधारणा करने के बाद मैक्सिको देखते हैं कि जब हम जिस समुदाय में जन्म लेते हैं या जिस समुदाय में रहते हैं, हम उसके मूल्यों को सीखते हैं और उसे अपनी अगली आने वाली पीढ़ियों में हस्तांतरित करते हैं। जब हम गरीब जो है समुदाय में जन्म लेंगे, झुग्गी झोपड़ियों में रहेंगे जीवन भर, वैसे ही कल्चर में रहेंगे, तो वही चीज सीख के हम आगे अपने आने वाली पीढ़ियों में क्या करते हैं? आगे आने वाली पीढ़ियों में देते हैं। तो ये क्रम चलता रहता है और कंटिन्यू गरीबी बनी रहती है, कई पीढ़ी तक जो है कि गरीबी ऐसे बनी रहती है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसने भारतीय राजनीति पर लिखी गई पुस्तक में भ्रष्टाचार और आपराधिकता की उभरती राजनीतिक संस्कृति की आलोचना की है? यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि किसने जो है किसने अपनी पुस्तक में राजनीति में भ्रष्टाचार और आपराधिकता की उभरती हुई संस्कृति के बारे में बताया है। तो ये किसने बताया है? तो ये बताया है रजनी कोठारी। रजनी कोठारी जो है अपनी पुस्तक में भ्रष्टाचार और राजनीति में भ्रष्टाचार और आपराधिकता की जो है कैसे इन्वॉल्व होते हैं,
अपने राजनीतिक पद पे बने रहने के लिए लोग कैसे भ्रष्टाचार करते हैं और कैसे जो है कि आपराधिकता में इन्वॉल्व होते हैं उसको बताया है। और यहाँ एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ते हैं कि रजनी कोठारी किस बुक में ये अवधारणा देते हैं। उनके बुक का नाम जो है कि आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वो बुक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में किसने विभिन्न तरीके से तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है? किस विधि का? तुलनात्मक विधि का। तुलनात्मक विधि का प्रयोग किसने किया है इन चारों में? देखिए, तो इसमें किसने किया है? तुलनात्मक विधि का प्रयोग करने वाले इमानुएल दुर्खिम है और मैक्स वेबर हैं। इमानुएल दुर्खिम जो है डिवीजन ऑफ लेबर में तुलनात्मक विधि का अध्ययन करते हैं और द सुसाइड में डिवीजन ऑफ लेबर, इन सब पुस्तकों में तुलनात्मक विधि का अध्ययन किए हैं। मैक्स वेबर भी जो है तुलनात्मक विधि का अध्ययन करते हैं। इन्होंने विश्व के 6 महान धर्मों का अध्ययन किया है और 6 महान धर्मों का अध्ययन करके ये बताते हैं कि पूंजीवादी का जन्म क्यों प्रोटेस्टेंट धर्म में ही विशेष रूप से होता है। और यहाँ ये बताते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म में कुछ ऐसे आचार पाए जाते हैं, ऐसे नियम पाए जाते हैं जो पूंजीवादी को बढ़ावा देता है। और इनके 6 मुख्य धर्म कौन कौन से थे जिसके जो है कि तुलनात्मक अध्ययन किए थे? तो इन्होंने जिसका तुलनात्मक अध्ययन किया था वो थे हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, यहूदी और कन्फ्यूशियस। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, ए और सी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, मिलान करना है। एक तरफ पुस्तक दिए गए हैं, एक तरफ लेखक दिए गए हैं, आप इसको मिलान कीजिए। ऑप्शन कौन सा सही होगा? 10 सेकेंड है आपके पास। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक दी गई है, चलिए देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 4, ठीक। अब हम देखते हैं फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया, ये किसकी बुक है? ये बुक है ए का 3, पैट्रिशिया ओबेरॉय। दूसरा चेंजिंग किनशिप फैमिली एंड जेंडर रिलेशन, ये किसकी बुक है? तो ये बुक है रजनी पालरीवाला का। फैमिली एंड किनशिप, ये किसकी बुक है? तो ये मदान की बुक है। इन्होंने कश्मीर का अध्ययन किए थे और फैमिली एंड किनशिप नामक बुक लिखी थी कश्मीर का अध्ययन करके। मैरिज इन साउथ एशिया, ये है रविंदर कौर और रजनी पालीवाल का, ठीक। ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए, हम जो है कि यूजीसी नेट के लिए, पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। जय हिंद, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।